नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। DCS के PG कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश कुमार पांडे जी को हिंदी भाषा के आयाम पुस्तक की रचना के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रकाश हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के सभागार में सक्षम इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार राय व सचिव विशाल पांडे जी ने गणेश प्रतिमा व अंग वस्त्र देकर डॉक्टर सर्वेश पांडे जी को सम्मानित किया। डॉक्टर सर्वेश पांडे जी की कई रचनाएं हैं। आज आपको प्रकाश हॉस्पिटल के सभागार में सम्मानित किया गया है। सक्षम के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार राय और सचिव विशाल पांडे जी ने सम्मानित किया है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं और किस बात के लिए सम्मानित किया गया? आज जो सक्षम की तरफ से मनीष जी और विशाल जी ने सम्मान दिया है, मूलतः हिंदी भाषा के आयाम नामक मेरी एक पुस्तक है, उस पर हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान मुझे दिया गया है। उसकी घोषणा हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वो सम्मान दिया जाएगा। तो उसी के लिए आप सबने हमारा सम्मान किया है। और यह जो महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी भाषा को लेकर के। तो हिंदी भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। और जो पुस्तक जिस पर सम्मान मिला है, उस पुस्तक में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं, जिसको लेकर मैं लगभग 25 वर्ष से काम कर रहा था। और पिछले 10 से 12 वर्षों से मैं लगातार उस पर लेखन और लगातार व्याख्यान मेरे हो रहे थे, जिसमें एक स्थापना तो मौलिक है। अब तक हम सभी पढ़ते आए हैं कि हिंदी भाषा में पदों का क्रम निश्चित होता है। ये सामान्य बात है, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होती है। लेकिन मैंने गहन अनुसंधान किया तो पाया कि हिंदी में भी पदों का क्रम निश्चित नहीं है। यानी कर्ता को पहले न करके आप पहले क्रिया को भी कर सकते हैं, पहले कर्म को करके फिर कर्ता फिर क्रिया लाएं तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। तो इससे जो हमने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि हिंदी में अर्थ की जो संरचना है वो वाक्य की संरचना पे निश्चित करती है। यानी वाक्य की संरचना निश्चित होती है, पदों का क्रम निश्चित नहीं होता है। यह एक मौलिक स्थापना है और इस पर आगे विकास की संभावना है। इसके माध्यम से हम हिंदी में ऐसे रूपों की रचना कर सकते हैं जिससे अपने अनुभूतियों की सटीक अभिव्यक्ति की जा सके। तो इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण इसमें स्थापना मेरे द्वारा की गई है। आप सबने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि कविता में व्याकरण का महत्व नहीं होता, यानी कविता में थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है। मैंने सिद्ध किया कि नहीं, कविता में गद्य से अधिक महत्वपूर्ण स्थान व्याकरण का होता है। व्याकरण की थोड़ी सी भी शिथिलता कविता में नहीं चल सकती। गद्य में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो तो चल सकता है, यद्यपि कि मेरा अपना ये मानना है कि भाषा में व्याकरण की थोड़ी सी भी शिथिलता अर्थ को व्यक्त करने में बाधा पैदा करेगी। तो व्याकरण से कमज़ोर कोई भाषा हो ही नहीं सकती। तो मैंने बताया है, इसको सिद्ध किया उसमें हिंदी की कार्य की व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कि नहीं, व्याकरण का कविता में सबसे अधिक महत्व होता है। एक और बात जो बड़ी महत्व की है, जिसके कारण से ये पुस्तक आने वाले समय में निश्चित तौर से अपना स्थान बनाएगी और अधिक, कि इसमें भाषा को लेकर तमाम तरह के मन में पूर्वाग्रह है। और जिसके कारण से आप देख रहे होंगे अभी नई शिक्षा नीति आई है, भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया। अंग्रेजी लोगों को बुराया है लेकिन हिंदी नहीं। एक मन में कहीं न कहीं से हमारे एक भ्रम है कि हिंदी विज्ञान को, तकनीक को, विधि को, ज्ञान की जो विधाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है। तो उसका आधार मैंने इस पुस्तक से बनाया है कि हिंदी ज्ञान की जितनी विधाएं हो सकती हैं उन सबको अभिव्यक्त करने में सक्षम है। और इसका परिणाम आपको आने वाले समय में जब नई शिक्षा नीति अपने प्रारूप में साकार रूप ग्रहण कर लेगी, तब इसका असर आपको दिखेगा कि कैसे हम मातृभाषाओं में भी ज्ञान विज्ञान को पढ़ाने लगे।